नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन नंबर से फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत किया जा सके। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो उपभोक्ताओं के अधिकार से जुड़ा है और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप भी उपभोक्ता के कानून से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़कर निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और इसके अलावा अगर आप किसी और कानूनी समस्या से भी जूझ रहे हैं तो हम यहाँ मौजूद हैं आपके हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ। उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर हमारी खास पेशकश के साथ आज हम हाजिर हैं आपके सामने। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स में से किसी भी नंबर पे आप सीधा फोन करके सीधा हम तक जुड़ सकते हैं। आपके साथ जो भी कानूनी समस्याएं हों, हर कानूनी समस्या में बेहतर सहायता इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में इन नंबर्स के द्वारा जुड़ने के बाद आप तक जरूर पहुंचेगी। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मिस्टर विष्णु जैन मौजूद हैं। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में आने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, अगर हम कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं तो बेसिक राइट्स एक उपभोक्ता के, एक कंज्यूमर के क्या है, लेकिन उससे पहले मैं समझना ये भी आपसे चाहूंगा कि कंज्यूमर की डेफिनेशन दरअसल क्या होती है, किस तरीके से कंज्यूमर की प्रस्तावना को रखा गया है। देखिए, कंज्यूमर की डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में सेक्शन 2 में दी हुई है और इसमें कोई भी आदमी जो गुड्स खरीद रहा है या कोई भी सर्विसेज अवेल कर रहा है किसी भी एक प्राइवेट पार्टी से या पब्लिक अंडरटेकिंग से, तो वो कंज्यूमर की परिभाषा के अंतर्गत आता है। और अगर आप आज कोई भी सामान ले रहे हैं या कोई भी सर्विस ले रहे हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से और अगर उसमें उनको कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस होती है, वो गुड्स मैल प्रैक्टिस हो रही है, वो गुड्स उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, तो वो कंज्यूमर कोर्ट्स बनी हुई है 3 चरणों में, जिसमें आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आप अप्रोच कर सकते हैं। जी ठीक है सर, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज जो आपने बात कही है इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? डेफिशिएंसी इन सर्विस ये होती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई लॉयर है और वो अपने क्लाइंट को सर्विस सही नहीं प्रोवाइड कर रहा है, सही राय नहीं दे रहा है, तो आज एक वकील के खिलाफ भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मुकदमा हो सकता है, ये प्रावधान है। और डेफिशिएंसी इन सर्विस का मतलब ये होता है कि जो भी आदमी सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने में कमी रखता है, किसी भी तरह की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी मतलब किसी तरह की कमी पाई जाती है, या जो उसके कॉन्ट्रैक्ट था अपनी क्लाइंट से अगर वो उसको पूरा नहीं करता है तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस की परिभाषा के अंतर्गत आता है और उसके लिए वो जो भी कंज्यूमर को क्षति होती है उसके लिए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जो 3 चरणों में कोर्ट्स बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम, वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है सर, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आपस में। इस वक्त दिल्ली से राकेश हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। राकेश, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी राकेश। हाँ जी, मैं सर बता रहा था, मेरा एक चेक आया था 5,000 रुपए किसी पार्टी ने दिया था। राकेश, आपकी आवाज अब तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। आपके पीछे टीवी चल रहा है, टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से आपकी आवाज हम लोग सुन पाए। हेलो जी राकेश। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ उस पार्टी ने मुझे चेक दिया था 5,000 रुपए का। जी। तो 5,000 रुपए के चेक सर दिया, वो चेक हो गया बाउंस मेरा। जी। 2-2.5 महीने पहले हुआ था सर। अब मैं क्या करूँ उसके लिए? ना तो वो फोन उठा रहा, ना ही वो कोई बात कर रहा है मेरे से। वो
ठीक है विष्णु जी, आपके पास मैं आऊंगा कि चेक बाउंस के केस में क्या इनको सबसे करना पहले चाहिए? लीगल नोटिस देनी पड़ेगी और लीगल नोटिस सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत इनको लीगल नोटिस देनी पड़ेगी और लीगल नोटिस देने के 15 दिन के बाद अगर वो उनको इनका पैसा रिटर्न नहीं करते हैं तो 30 दिन के अंदर ये एक कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। जी, लेकिन सर जैसा कि उन्होंने बताया कि 2.5 महीने चेक बाउंस को तकरीबन हो चुका है, तो ऐसी भी क्या कोई समय सीमा है कि इतने वक्त 6 महीने, अगर जो चेक की डेट है उससे 6 महीने के अंदर आपको क्या कहते हैं कंप्लेंट दाखिल करनी है। ठीक है। और जैसे इनका चेक अभी 2.5 महीने हुआ तो अभी इनके पास आधे महीने का अभी इनके पास काफी समय है। हाँ। तो ये एक लीगल नोटिस पहले दे दें। चेक बाउंस होने से ऑफेंस नहीं बनता है। जब चेक बाउंस होने के बाद आप लीगल नोटिस देते हैं हाँ। और वो लीगल नोटिस का पार्टी जवाब नहीं देती है या उसके रिस्पॉन्स में पैसा नहीं देती है, तब ऑफेंस बनता है सेक्शन 138 में। जी। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें। लीगल नोटिस देना सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए सेक्शन 138। तो इनको चाहिए सबसे पहले सेक्शन 138 में एक लीगल नोटिस दें। ठीक है। और लेकिन जो उसके लीगल बाद नोटिस की बात आपने विष्णु की है, तो लीगल नोटिस किस तरीके जनरेट किया है, तो उसके लिए किसी लॉयर से कंसल्ट करना पड़ेगा क्या हम लोग? हाँ, इनको एक अपने लॉयर से कंसल्ट करना पड़ेगा और इनके लॉयर्स इनके सारे जितने केस हैं उसको फैक्ट्स और सारे तथ्यों को लिखते हुए एक लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस इशू करेंगे अपोजिट पार्टी को और उसके बाद उनको समय मिलेगा 15 दिन का, वो आके उनको 5,000 रुपए दे। अगर वो नहीं देते हैं तब ऑफेंस बनेगा, वो एक कंप्लेंट डालेंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक बात है सर। जो कंज्यूमर राइट्स की हम लोग बात करें, आपने कहा कि 3 लेवल पर अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, तो कौन कौन से वो कोर्ट्स होते हैं और किस आधार पर उनको बांटा गया है? देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में 3 तरह के चरण में कोर्ट दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम। अगर आपका क्लेम या डेफिशिएंसी इन सर्विस, जैसे मान लीजिए मैं उपभोक्ता हूं और मैंने कोई सामान लिया और कोई भी डेफिशिएंसी इन सर्विस है और मेरा क्लेम 20 लाख से कम का है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप्रोच करता हूं। अगर मेरा क्लेम 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का है तब मैं स्टेट कंज्यूमर फोरम में अप्रोच करता हूं। और अगर मेरा क्लेम 1 करोड़ से ऊपर की कंपनसेशन का है तो मैं सीधे नेशनल कंज्यूमर फोरम में अप्रोच कर सकता हूं। और इसमें ये 3 चरण में कोर्ट बनी हुई है। और अगर आप जैसे मान लीजिए डायरेक्टली नेशनल कंज्यूमर फोरम में अप्रोच करते हैं, अगर आपका क्लेम 1 करोड़ से ऊपर का है, तो अगर उसमें आप हार जाते हैं या कोई भी आपको ऑर्डर होता है तो उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 23 में जी 30 दिन के अंदर। तो ऐसे हर 3 चरणों में बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील प्रोवाइडेड है स्टेट कंज्यूमर फोरम में, स्टेट कंज्यूमर फोरम के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील प्रोवाइडेड है नेशनल कंज्यूमर फोरम में, और साथ ही साथ नेशनल कंज्यूमर फोरम के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील प्रोवाइडेड है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। लेकिन सर अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम से हमारा केस रिजेक्ट होता है, वहां पर हम केस हार जाते हैं, तो क्या फिर सीधा सिविल मुकदमा हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही नहीं कर सकते? नहीं, आप सीधे फिर आपको अपील प्रोवाइडेड है ना स्टेट कंज्यूमर फोरम में। ठीक बात। तब आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में सेक्शन 19 में आप सेक्शन 19 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अपील फाइल करेंगे। और अगर आप वहां पे भी हार जाते हैं तो रिवीजन प्रोवाइडेड है सेक्शन 21B में। तो उसके बाद आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में रिवीजन फाइल करेंगे। ठीक बात है। एक बात और एक बात और बताना चाहता हूँ, इसकी मियाद 2 साल है। जब भी डेफिशिएंसी इन सर्विस होती है या जब भी आपको कंज्यूमर कोई भी क्षति होती है तो 2 साल के अंदर आपको कोर्ट में, जो 3 चरणों की जो कोर्ट है, जैसा भी आपका पेक्यूनरी जुडिक्शन होगा उस पेक्यूनरी जुडिक्शन को देखते हुए आपको 2 साल के अंतर्गत आपको केस फाइल करना पड़ेगा। एक बात यहाँ पे और बताना चाहूंगा बहुत महत्वपूर्ण, वो है कोर्ट फीस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लोग कोर्ट फीस को हमेशा गलत पैसे देते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अप्रोच करते हैं तो कोर्ट फीस मैक्सिमम 500 रुपए है जी। अगर आपका क्लेम 20 लाख से कम का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाते हो, वहां पे आपका कोर्ट फीस 500 रुपए लगती है। अगर आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में जाते हैं तो मैक्सिमम कोर्ट फीस 4,000 रुपए जी। और अगर आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाते हैं तो मैक्सिमम फिक्स्ड कोर्ट फीस 5,000 रुपए है। तो ये बात हर आदमी, आपके व्यूअर जितने हैं वो सब याद रखें। इससे ज्यादा कोर्ट फीस एडवोकेट्स को या किसी को भी ना दें, और इसकी उनको रसीद मिलती है जो वो अपनी फाइल में हमेशा संभाल कर रखें। लेकिन सर जो आपने कोर्ट फीस की बात की है, अगर किसी वकील के द्वारा अपना हम मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो उस वकील की फीस क्या अलग रहेगी या उसी कोर्ट फीस के अंदर? नहीं, वकील की फीस तो अलग रहेगी। पर कोर्ट फीस वो होती है जो कोर्ट में जाती है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है। तो वो कोर्ट फीस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के रेगुलेशंस में, रूल्स में चार्ट बना हुआ है और उस चार्ट के हिसाब से आपको कोर्ट फीस पे करनी होती है। वो कोर्ट फीस है जो भी मतलब ठीक है। अंडर द कोर्ट फीस। इस अपना मुकदमा कंज्यूमर फोरम में रखने के लिए क्या हम लोग को वकील की जरूरत होती है? फिर अगर अपनी नहीं, ये पार्टी डिसाइड करती है। अगर किसी आदमी को वकील की जरूरत नहीं तो अपना केस स्वतः लड़ सकता है, स्वयं लड़ सकता है। अगर किसी को लगता है कि नहीं, वो बार बार हर समय अपनी पैरवी नहीं कर सकता केस की, तो वो अपना वकील अपॉइंट करता है। ठीक है। तो इसमें कोई फिक्स लॉ नहीं है, जैसा आप पार्टी को जिसमें सहूलियत लगे वो वैसे अपना काम। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदते हैं जी, उस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में उसकी वारंटी पीरियड के दौरान ही उसमें कुछ गड़बड़ियां निकलने लगती हैं
हम सामान वापस करने जाते हैं तो सामान वापस नहीं होता है, फिर कुछ और दिक्कतें सामने रहती हैं। तो क्या क्या चीजों के साथ क्या क्या हमें प्रूफ लगाने होंगे या क्या प्रोसीजर पूरा होना होगा हमें कंज्यूमर फोरम में अपना केस दायर करने के लिए? देखिए, जैसे आपने बताया इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आप खरीदते हैं और उसमें वारंटी पीरियड के अंदर है और उसमें डेफिशिएंसी आती है, तो उसमें सबसे पहले आपको जो आपने बिल है आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का वो आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको लगानी पड़ेंगी और आपको 4-5 पैरा में बहुत ही कैटेगोरिकली बहुत ही क्लियरली लिखना पड़ेगा कि क्या वारंटी पीरियड था, क्या उन्होंने ऑफर किया था और क्या वायलेशन हुआ है आपको उस गुड्स को यूज करने में। और आपको कैटेगोरिकली लिखना पड़ेगा कि क्या डेफिशिएंसी इन सर्विस है या जो भी उन्होंने एडवर्टाइज किया था या जो भी उन्होंने प्रोपोगेट किया था कि हम इन गुड्स में ये सामान आपको देंगे, ये क्वालिटी देंगे और वो क्वालिटी आपको नहीं मिली और वो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी बातों को लिखते हुए आपको कंज्यूमर फोरम में अप्रोच करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी आपको क्षति हुई है उसका कंपनसेशन जितने हेड्स में आप मांग रहे हैं वो सारे हेड्स को डिवाइड करके आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम या नेशनल कंज्यूमर फोरम में जैसा भी आपका पेक्यूनियरी जुडिक्शन बनता है आपको अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, इस वक्त कश्मीर से सिकंदर हमारे दर्शक हम तो जुड़ चुके हैं। सिकंदर, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। थैंक यू सर। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, मैंने IDFC का क्रेडिट कार्ड यूज किया था जी, तो फिर उन्होंने मुझे बिल भेजा, तो ड्यू डेट जो उनका था वो था 30 अगस्त को जी, तो मैंने 28 को वहां पे अपना अमाउंट जमा किया जी, लेकिन उन्होंने नहीं काटा वो, और ऊपर से उसने वो प्लस इंटरेस्ट लगाया, तकरीबन उन्होंने 18,000 उसने मुझे इंटरेस्ट लगाया जी। मतलब अपनी गलती तो उन्होंने की क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेमेंट वहां पे जमा की थी, फिर मैंने एप्लीकेशन भी की उनको जी। और मैं मतलब चाहता हूँ कि मैं किस तरह इनको कंप्लेंट करूँ। तो क्या आपने इस बारे में बैंक से बात की? आपने जो पेमेंट किया था, मोड ऑफ पेमेंट अब क्या रहा था? आपने चेक के थ्रू की थी कि कैश वहां पे पेमेंट की थी आपने? डिपॉजिट किया था, कैश में डिपॉजिट किया था। ठीक है, तो रिसिप्ट आपके पास है उसकी? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो क्या आपने बैंक मैनेजमेंट से इस बारे में बात की है? मैंने सर वहाँ पे एप्लीकेशन दिया, कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला वहाँ मुझे। ठीक है, विष्णु जी आपके पास मैं आता हूँ, इस केस में क्या देखिए, करना सबसे पहले इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक से जाके वो डॉक्यूमेंट्स ले लें, क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड में एक स्कीम ये होती है कि आपको एक ड्यू डेट होती है, उसके अंदर पेमेंट करना होता है। जैसे ये बता रहे हैं 30 अगस्त को इनको पेमेंट करना था, इन्होंने 21 अगस्त को ही कर दिया जी। तो इस केस में पहले बैंक से एक ऑफिशियल एंडोर्समेंट ले लें कि इनकी ड्यू डेट 30 अगस्त थी और उसके बाद अगर इन्होंने 21 अगस्त को पेमेंट कर दिया, उसके बाद भी बैंक ने अगर इनके ऊपर इंटरेस्ट लगाया है तो निश्चित कंज्यूमर फोरम में इनका केस डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अप्रोच कर सकते हैं और अपना केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इनको बैंक से अंडरटेकिंग लेने की जरूरत पड़ेगी क्या लास्ट डेट के ड्यू डेट के लिए? क्योंकि जो आपके पास क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देखिए, हर बैंक का अलग अलग ड्यू डेट होता है। तो जैसे भी इनके पास जो स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट में ड्यू डेट लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट की कॉपी लगा दें साथ में अपने कंज्यूमर केस में। और अगर इनके पास उसका जैसे काफी स्टेटमेंट्स में ड्यू डेट क्लैरिफाई नहीं होती है, ड्यू डेट फ्लक्चुएट होती रहती है, तो इनके केस में एक ड्यू डेट का फिक्स फॉर्मेट ले लें अपने बैंक से एक एंडोर्समेंट के तौर पे कि इनकी क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट है उसमें ड्यू डेट ये रहती थी और इन्होंने इस डेट पे पेमेंट कर दिया है और उसके बाद भी इनके ऊपर गलत इंटरेस्ट लगाया गया है, जिसकी वजह से इनको मेंटल एगनी हुई है और इनको नुकसान हुआ है और इनको ताड़ना प्रताड़ना दी गई है। तो ये सारी बातें कहते हुए ये उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। ठीक है, एक और जो इससे मिला जुला केस हमारे पास विष्णु जी आया था वो ये था कि क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के बदले हमारे दर्शक हैं उन्होंने बैंक के साथ सेटलमेंट कराया था जी। अब उनका कहना यह है कि क्या ऐसा होता है कि बैंक के साथ अगर सेटलमेंट होता है तो फिर बैंक की जिम्मेदारी होती है कि उस सेटलमेंट लेटर को आपके सिबिल में डिपॉजिट किया जाए ताकि आपका सिबिल खराब ना हो, क्योंकि उस सेटलमेंट की वजह से उनका सिबिल खराब हुआ है और उसकी वजह से उनको लोन नहीं मिल पा रहा है। जी जी तो जी। क्या इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है? नहीं, जैसे अगर आपका सेटलमेंट हो गया है तो सेटलमेंट में अगर आपका बैंक के साथ सेटलमेंट हुआ है तो बैंक की जिम्मेदारी है फिर कि वो सेटलमेंट एग्रीमेंट ऑन रिकॉर्ड लाएं और जो भी वो फ्यूचर स्कीम्स ले रहे हैं उसमें उसका कॉग्निजेंस लें, उसका संज्ञान लें और उसके बाद अगर बैंक उसका संज्ञान नहीं ले रही तो सीधे सीधे बैंक की गलती है, इसमें उपभोक्ता की कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, तो फिर उपभोक्ता को अगर इस वजह से हैम्पर करना पड़ता है तो फिर उसके पास आगे क्या स्टेप है? उसके वो कंज्यूमर फोरम में अप्रोच कर सकते हैं, जो भी उनको जिस हिसाब से क्षति हुई है, अगर 20 लाख से कम की हुई है तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, 20 लाख से ज्यादा की हुई है तो स्टेट कंज्यूमर फोरम में और अगर 1 करोड़ से ज्यादा की हुई तो सीधे नेशनल कंज्यूमर फोरम में अप्रोच कर सकते हैं। एक जो नॉर्मल तौर पर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग अपने व्हीकल की सर्विस कराने जाते हैं, मतलब अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए हम लोग जाते हैं तो कई दफा ये दिक्कत देखी है जो कि ऑथराइज्ड डीलर होते हैं उस कंपनी के, वहां पर भी कि सर्विस बहुत बेहतर नहीं हो पाती और जब चेक कराया जाता है उस चीज को पता लगता है कि जो ऑयल चेंज होना होता है वो ऑयल
सही क्वालिटी का नहीं है या फिर जो प्रॉमिस किया गई जी, क्वालिटी जी। उस क्वालिटी का नहीं डाला जाता है। लेकिन जब आप वापस एजेंसी में कंप्लेंट करने जाते हैं तो दलील दी जाती है कि भाई साहब हो सकता है कि आपने बाहर से ऑयल चेंज करा लिया हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास सबूत कुछ रहता नहीं है, लेकिन फिर आप टैकल कैसे करेंगे इस चीज को? नहीं, देखिए इसमें सबूत की बात ऐसी है कि जब आप अपने व्हीकल्स बराबर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस करा रहे हैं और ऑथराइज सर्विस स्टेशन से अगर आप सर्विस करा रहे हैं तो उसके आपके पास रिसीट्स रहती हैं, उनका उसके पास हिस्ट्री रहती है। तो वो हिस्ट्री आप लगाएंगे अपने केस में और ये आपको कहना पड़ेगा 4-5 पैरा में कैटेगोरिकली अवेयरमेंट करना पड़ेगा कि आपने बाहर से कोई भी सर्विस नहीं कराई है। और अगर वो कह रहे हैं कि अगर हमने इंजन ऑयल बाहर से चेंज कराया है तो वो उसका प्रूफ दें, हमारा सैंपल ले लें। उसके लिए लेबोरेटरीज बनी हुई हैं। आप लेबोरेटरी जो आप बात कह रहे हैं उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसका प्रावधान भी है। आप अपना व्हीकल लेबोरेटरी के पास ले जा सकते हैं और वो अगर उन्होंने पुअर क्वालिटी का इंजन ऑयल डाला है तो आप लेबोरेटरी से टेस्ट करा सकते हैं और वो सैंपल के साथ आप कंज्यूमर केस दाखिल कर सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। आप जब केस डालेंगे तो कोर्ट जब नोटिस करेगी तो वो लेबोरेटरी की रिपोर्ट के लिए भी आपके सैंपल को भेजेगी जांच के लिए और वो जांच के बाद आपका केस प्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी सर्विस स्टेशन ऐसे परेशान कर रहा है और आपके ऊपर गलत आरोप लगा रहा है कि आपने बाहर से सर्विस कराई और गलत इंजन ऑयल लगाया, तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आप लेबोरेटरी में एक रिपोर्ट और सैंपल भेज दें और टेस्ट करा के जो उन्होंने गलत इंजन ऑयल डाला है जिसकी पुअर क्वालिटी है उसके साथ आप केस फाइल करें। ठीक है सर, इसमें आपको कॉम्पनसेशन ये तो मिलेगा है कि आपकी जो चीजें खराब हुई हैं, गाड़ी जो चीजें खराब हुई हैं जिसकी वजह से आप कहीं अगर कहीं काम पे जा रहे थे आपकी गाड़ी खराब हो गई है, उसमें आपको क्षति हुई है, आपको जो भी फिजिकल पेन हुआ है, मेंटल एगनी हुई है, इन सारे हेड्स में आप कंपनसेशन मांग सकते हैं। ठीक है, और वो कोर्ट देखेगी, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स देखेंगी कि आपको कितनी क्षति हुई है और उस हिसाब से आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक हमारे साथ श्वेता एक हमारे दर्शक थी, उससे पहले नीलू हमारे साथ जुड़ चुके हमारे दर्शक। नीलू, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। जी सर, हम टाटा कैपिटल है उसमें सर प्राइवेट फाइनेंस है जो सूरत में है, तो उसमें सर हम फाइल लगाए थे फाइनेंस के लिए सर, ऑनलाइन फाइल लगाए थे। उसमें सर हम 1,76,000 रुपये हम लोग से ले भी लिए। ये प्रोसेसिंग फीस है, इंश्योरेंस का है, सब वगैरह वगैरह करके, और उसके बाद पेमेंट भी नहीं किए। जब हम पेमेंट के लिए टोल फ्री नंबर उनका है उस पर कॉल करते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि अब आपका पेमेंट नहीं होगा, आपका पैसा रिटर्न होगा। हम रिटर्न होगा तो उसको आप लिखित में पूछ दीजिए, तो लिखित में देते नहीं है और बोलते हैं कि 30 जनवरी को आपको पैसा मिलेगा। आपकी बात समझने में थोड़ी दिक्कत हमें यहाँ पे हो रही है क्योंकि वॉइस क्वालिटी सही नहीं आ पा रही है, तो बेहतर होगा कि आप ईमेल के जरिए या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत हम तक भेज दीजिए। वरना आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से, जल्द आपको कॉल जाएगा, वहां पर आप बात बताकर बेहतर सहायता हम लोगों से ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। विष्णु जी, जो एक शिकायत हमारे पास आई थी, जो क्वेरी हमारे पास आई थी, दर्शक हमारी श्वेता, उनके जो वालिद साहब, उनके जो फादर, उनका एक्सीडेंट उस वक्त हुआ था उनके अपनी ही गाड़ी से, एक रेनाउंड कंपनी की उनकी गाड़ी थी, लेकिन उनका जो सबसे ज्यादा जो उनको चोटें आई वो इस वजह से कि समय पर जो एयरबैग खुलना चाहिए था, एयरबैग सेंसर्स ने काम नहीं किया, एयरबैग खुला नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आज वो कोमा में हैं तो अब फिर इसका कॉम्पनसेशन कौन देगा? ये बिल्कुल कॉम्पनसेशन क्या कहते हैं, इनको जो गाड़ी कंपनी है वो इनको प्रोवाइड करेगी और ये इमीडिएटली कंज्यूमर फोरम में अपना केस फाइल कर सकते हैं। और जितने भी इनके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं, जो भी, अगर मुझे आपकी बात उतनी याद समझ में नहीं है, अगर उनकी माफी चाहूंगा अगर उनकी डेथ हो गई है या वो भी हॉस्पिटल में है, तो जो भी इनको क्षति हुई है वो सारे डिफरेंट हेड्स में अपना कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करके ये कंज्यूमर फोरम में अप्रोच कर सकते हैं। और जो गाड़ी ओनर है, जो मतलब गाड़ी की कंपनी है, जिस भी कंपनी की गाड़ी है, मारुति की है, रेनॉल्ट की है, मुझे नहीं पता, वो उस कंपनी को पार्टी बनाते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर फोरम में अपना केस दाखिल कर सकते हैं और कंपनसेशन मांग सकते हैं, इसी ग्राउंड पे कि एयरबैग सही टाइम पे नहीं खुला। और इसमें काफी केसेस पहले हो भी चुके हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स में और कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया गया। ठीक बात है। इस वक्त मिस्टर मोहम्मद शोएब हम तक जुड़ चुके हैं। शोएब, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी शोएब। जी सर, ये हमारे यहाँ खाद्य आपूर्ति वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, सप्लाई ऑफिस जिसको बोलते हैं वाराणसी में। तो यहाँ जब जाते हैं किसी प्रकार की सही सूचना भी नहीं देते हैं और ना वो तो वो काम करने के लिए। हमने ऑनलाइन करवाया था राशन कार्ड, तो वो आया नहीं सूची में, तो वो लोग कर नहीं रहे हैं उसके बाद। आपकी बात शायद मैं सही से समझ नहीं पाऊं कि आप ये कह रहे हैं कि राशन कार्ड के द्वारा जो राशन मिलता है वो राशन आपको सही तरीके से नहीं मिल रहा? नहीं, राशन नहीं, मैं सुशील में ऑनलाइन अपना फॉर्म करवाया था राशन कार्ड बनवाने के लिए जी। तो वो
कर नहीं रहे, वो सप्लाई ऑफिस जाते हैं तो सही जानकारी नहीं देते हैं वो लोग। शोएब, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है। विश्वास रखिएगा कि हमारी तरफ से आपको बहुत जल्द कॉल जाएगा इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से। आपकी समस्या को बेहतर तरीके से सुनकर बेहतर सहायता आप तक हमारी तरफ से जरूर पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। विष्णु जी, हमने बात की थी कि अभी कि अगर सही समय पर आपके सेंसर्स ने काम नहीं किया तो ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे ही वक्त में जो ट्यूबलेस टायर्स होते हैं वो भी हम देखते हैं कि कई दफा टायर फटने की वजह से मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जबकि ट्यूबलेस टायर के फटने की जो प्रोबेबिलिटीज होती है बहुत कम होती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो और किसी और व्यक्ति उनकी चपेट में आ जाते हैं तो दोनों पक्षों को कॉम्पनसेशन फिर कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी या फिर जो टायर? देखिए, जो थर्ड पार्टी है वो तो कॉम्पनसेशन मांगेगी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में इंश्योरेंस कंपनी से, और जो फर्स्ट पार्टी है जिसको क्या कहते हैं एयरबैग ना खुलने की वजह से जिसको कोई भी क्षति हुई है वो कॉम्पनसेशन मांगेगा गाड़ी की कंपनी से जी। तो उस केस में दो केसेस बनेंगे। एक तो जो गाड़ी चला रहा है, जिसकी जो गाड़ी की जो मेन ओनर, जो गाड़ी का मेन मैन्युफैक्चरर है, उसकी अगर डेफिशिएंसी इन सर्विस है जिसकी वजह से उसको कोई क्षति हुई है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाएगा। और जब गाड़ी चलाते वक्त किसी और का एक्सीडेंट हुआ है जी और उसको कोई क्षति हुई है तो वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कंपनसेशन क्लेम करेगा इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, इस वक्त बैंगलोर से चंदन हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। चंदन, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। चंदन, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ, पहुंच रहा है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मेरा दिक्कत ये है कि मेरे नाम पे एक इंदिरा आवास मिला है जी। पहले तो 15,000 का नकदी दे दिया और उसमें से 5,000 जो है कमीशन के रूप से ले लिया वो जो सरकारी विभाग के लोग, और सरपंच भी उसके साथ मिले हुए हैं। और अभी 15,000 में से 10,000 मुझे दे के बोल रहे हैं कि पहले आप घर बनाइए। इसमें मैंने बनाया, पहला फर्स्ट स्टेज बोल रहे हैं कि आप छत लेवल के ले जाओ या फिर बाद में पैसा मिलेगा। मतलब ये है कि पहले मैं इन्वेस्ट करूं, उसका फोटो दे दूं उनको, फिर बाद में वो पैसा मुझे देंगे जी। तो इंदिरा आवास योजना जो है गरीब लोग हैं तो फिर कैसे उसको लेके आएंगे पैसा? ठीक बात है चंदन, बेहतर होगा कि जिस वक्त आपने 15,000 रुपए दिए थे उस वक्त कोई अग्रीमेंट साइन किया था आप लोगों ने? इंदिरा आवास योजना में एग्रीमेंट कैसा नहीं है। हमको तो बोला कि आपका नाम पे एग्रीमेंट इंदिरा आवास योजना आया है, आप साइन करके आपका पैसा ले जाइए। जी ठीक है चंदन, बेहतर होगा कि आप एक बार इस अपनी जो पूरी स्थिति आपकी रही है सिलसिलेवार तरीके से उसके रिटर्न फॉर्म में यानी लिख कर आप हम तक भेज दें तो हम उस वक्त बेहतर स्थिति में पहुंच पाएंगे कि आपको किस तरीके से सहायता हम लोग कर सकते हैं और कैसे कैसे आपकी सहायता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। विष्णु जी, अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कुछ खाने का सामान अगर हम किसी भी दुकान से खरीदते हैं, पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि भाई एक्सपायरी डेट महीनों बाद है, लेकिन जब हम वो सामान खोलते हैं तो उस वक्त खाने का सामान खराब निकलता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम दुकानदार को वो चीजें वापस करें या फिर ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वहां पर उसकी शिकायत करें? सबसे पहले अगर आपको ऐसी कोई स्थिति होती है तो आप लेबोरेटरी में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लेबोरेटरीज बनी हुई है, फूड लेबोरेटरीज, उसमें आप जाके उस सैंपल को दे दें और उसकी टेस्टिंग करके उसकी रिपोर्ट ले लें और उसके बाद आप इमीडिएटली उपभोक्ता फोरम में अपना केस दाखिल करें और उसमें जो मैन्युफैक्चरर उनको पार्टी बनाएं और उनको आप सारी बातें लिखें कि अपने केस में कि इन्होंने ऐसे ऐसे एक खराब गुड्स प्रोवाइड किए हैं जिसकी वजह से, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि वो गुड्स खराब थे, मान लीजिए कोई आदमी अनजान होता और वो खा लेता, उसको कोई भी क्षति हो जाती, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का दायरा सिर्फ एक पर्सनल क्षति का नहीं है, एक मास क्षति का भी है कि अगर पूरी जनता को उसकी वजह से क्षति हो सकती है तो उसको रोका जाए और कोर्ट उस मामले में संज्ञान ले सकती है और इमीडिएटली कंपनसेशन और गाइडलाइंस ये सारी चीजें इशू कर सकती है उस कंपनी को। कोको कोला के केस में काफी बार ऐसा पाया गया है कि मॉस्किटोज या कॉकरोचेस कोको कोला की बोतल में है और वो सब सैंपल्स करवा के लोगों ने केसेस फाइल किए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और काफी डिटेल्ड और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी पास हुए हैं कंज्यूमर कोर्ट से। ठीक है, इस वक्त बिहार से राहुल हमारे दर्शक हम जुड़ चुके हैं। राहुल, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी राहुल। हाँ, हम राहुल बोल रहे हैं सर जी। बताइए राहुल, अपनी बात रखिए आप। एक्चुअली मैं एक LIC कराया था, LIC में आया था कुछ दिन पहले मार्केट प्लस आया था, तो उसमें क्या हुआ कि हमने 10,000 रुपए 3 साल देने थे, तो उसमें मैंने 10,000 रुपए पहले ये दिया, उसके बाद दूसरे साल मैंने 10,000 रुपया जाके खुद ऑफिस में जमा किया जी, और तीसरे साल जब जमा करने जाते हैं तो पता है कि आपका फर्स्ट साल वाला ही ड्यूज है, मतलब पहले ईयर वाला ही जो मैंने एजेंट को दिया था जमा करने के लिए जी। और अगर एजेंट चेक जमा किया या कैश नहीं जमा किया, हमको LIC का ओरिजिनल बॉन्ड भी मिल चुका है, उसके बाद मैंने रजिस्ट्री भी किया है अपने ऑफिस को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। दूसरा साल वाला मेरा, तीसरा साल वाला मैं जमा आज
प्राप्त नहीं कर पाया, उसके वजह से काफी मतलब सुनना पड़ता है ठीक जज है जी। राहुल, जो पहले महीने आप बता रहे हैं कि आपने एजेंट को पैसा दिया था, क्या उसकी रिसिप्ट आपके पास है? कोई रसीद आपको मिली थी उसकी? रसीद के साथ मेरे पास बॉन्ड भी है। चलिए ठीक है, विष्णु जी आपके पास मैं आऊंगा कि ऐसी परिस्थितियों में इनको क्या करना चाहिए? नहीं, मैं इनकी बात सही से समझ नहीं पाया कि इनका कहना यह है कि इनको 3 साल तक किसी LIC की इंश्योरेंस की किसी स्कीम के तहत 3 साल तक लगातार 10-10 हजार रुपए इनको हर साल जमा करना करने देना। पहली दफा इन्होंने किसी एजेंट के द्वारा जमा किए, जिसके उपलक्ष्य में इनको रसीद मिली, बॉन्ड भी मिला। दूसरे साल उन्होंने ऑफिस में जाकर जमा किया। और तीसरे साल जब भी जमा कराने जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपके पहले साल का पैसा अभी तक जमा हुआ नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, एजेंट की रिसीट क्या इन्होंने दिखाई है उनको? मतलब मैं इनसे पूछना चाहूंगा, राहुल, क्या बॉन्ड और रिसिप्ट आपने दिखाई है ऑफिस में? हाँ सर। तो फिर वहां से क्या कहा गया? मेरे पास सब कुछ है। राहुल, एक काम कीजिए, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जो भी कागजात आपके पास हैं, वो कागजात आप हम तक भेज दीजिए। जी, जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन सब की कॉपी आप हम तक पहले एक बार भेज दीजिए, और एक पेपर पर अपनी पूरी समस्या सिलसिलेवार तरीके से लिख दीजिए, अपनी जो भी आपकी पूरी दास्तान रही है, और तब हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि आपकी कोई भी सहायता कर पाए, ताकि आपके एक बार जो टर्म्स एंड कंडीशन आपकी रही हैं और जो भी घटनाक्रम हुआ है उसको बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल हम तक जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका भी हम तक जुड़ने के लिए और बेहतर इस बारे में जानकारी देने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो भी लोग न्याय की पहुंच से दूर हैं या जिनकी पहुंच से न्याय दूर है, उनको न्याय के दरवाजे तक ले जाया जाए हर संभव कोशिश के द्वारा। नमस्कार।